जय हिंद प्यारे बच्चों। और आज है 10 मई और 10 मई को जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनको लेकर हम फिर हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और इस उम्मीद के साथ हम आपके साथ बढ़ रहे हैं कि आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे होंगे। तो एक एक दिन करके अच्छे से प्रश्नों को हल करते चलिए, अच्छे से जवाब देते चलिए और मेहनत करते चलिए, क्योंकि आप ये मेहनत किसी को दिखाने के लिए, किसी को रिझाने के लिए, किसी को समझाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि आप ये मेहनत अपने लिए कर रहे हैं। तो ये मेहनत आपकी रंग लाएगी बशर्ते आप ईमानदारी से अपना काम करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और मैं देख रहा हूँ कि इसके व्यूवर्स बहुत कम हो रहे हैं करंट अफेयर्स के, जो कि उचित नहीं है। 60 से 70 लोग ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जबकि कोचिंग में आप अच्छे से जानते हैं कितने लोग हैं। इसका मतलब या तो उनको सूचना नहीं है या तो वे सिंसियर होकर पढ़ाई के साथ नहीं लगे। हो सकता है अपनी अपनी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि अगर आप पूरे दिन में 2 घंटे अपने जीवन के लिए दे सकते हैं तो आप कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज जब आपके पास अपने लिए समय नहीं है तो आप एक समय होगा कि आपको समय वक्त नहीं देगा कुछ समय कुछ करने के लिए। इसलिए कृपया करके अपने भी लिए कुछ समय निकाल लीजिए और दिन में ज़रूर इसको मौका लगा के एक बार देख लिया करिए। इन प्रश्नों से विश्वास करिए, जैसे प्रश्न मैं जवाब आपको दे रहा हूँ ऐसे एज इट इज़ आपको परीक्षा प्रश्न पत्र पर लिखे मिलेंगे। बस आप ईमानदारी से लगे रहिए और हमें भी ईमानदारी से मेहनत करने के लिए ऐसा लगे कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें और एक दूसरे को पहुंचाएं। ठीक है, सब्सक्राइब करने का नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा जैसे चैनल शुरू होते हैं, अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, मत करिए भैया। आपको 100 बार लगे तो पढ़िए, अदरवाइज ना लगे तो आप बिल्कुल मत पढ़िए। लेकिन जो लोग मुझसे जुड़े हैं कोचिंग के माध्यम से या किसी माध्यम से, उनसे रिक्वेस्ट है, आप तो सारी बातें अच्छे से जानते हैं, इसे आपको हर हालत में जुड़ना है और मेहनत करके इनको तैयार करना ही है। इसलिए लग जाइए और मैं आपके साथ हूँ। चलिए पहला आज का कल का जवाब दीजिए। हाल ही में आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो भैया आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, तरुण बजाज जी नियुक्त किए गए हैं ना। तो चलिए आज का पहला बिंदु जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमें उम्मीद है आप बहुत बढ़िया से तैयार कर रहे हैं। तो पहला बिंदु है कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया भैया 9 मई को। यह दिवस प्रवासी पक्षियों के प्रति जागरूकता, उनके संरक्षण हेतु देशों में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष की थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। जी हाँ, आज का जो इसका थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो मैं आपको यहाँ पढ़ाने के लिए ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर भी इस चीज़ को मैं आपको समझाना जरूरी समझ रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। आप कहते हैं कि ये साइबेरियन क्षेत्र है रसिया का, ये बीच में चाइना का क्षेत्र है, ये यहाँ पर हिमालय पर्वत है और यहाँ पर हमारा भारत देश है। हाँ या नहीं? हाँ। यहाँ पर मान लीजिए तो यह स्थान है इलाहाबाद, हम बात करते हैं इसकी, और साइबेरिया है यहाँ पर इस वाले क्षेत्र से यहाँ तक आने में पक्षियों, कहते हैं ना प्रवासी पक्षी, साइबेरियन पक्षी इलाहाबाद के संगम तट पर आए। तो आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी दूरी जो तय करके आए हजारों किलोमीटर की, वो एक बार में आए होंगे? ये यहाँ पर ये आ कैसे गए प्रवासी पक्षी? मैं ध्यान से सुन लीजिएगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से परीक्षा में या इंटरव्यू में आप कहेंगे ना मेरा ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग है, तो आपसे ऐसे सवाल पूछेगा, फिर आप कन्नी काटते हो इधर उधर भागते नजर आते हो। तो ध्यान से सुनिएगा इसका जवाब। अब आप जैसे ही यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये पक्षी चलेगा तो यहाँ भारत नहीं आएगा सबसे पहले कि वो चला आ रहा है, यहाँ पर पकवान रखे हैं संगम के तट पे। अब कैसे आता ज़रा देखिए। पहले सूर्य का उत्तरायण होता है तो सूर्य ऊपर की ओर जाता है, जैसे ऊपर की ओर जाता है टेम्परेचर बढ़ता है, हाँ या नहीं? हाँ। जब ये टेम्परेचर इधर को जाकर बढ़ता है तो जब जैसे जैसे इधर जाएगा टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर का टेम्परेचर घटेगा, हाँ या नहीं? तो सूर्य जब जैसे जैसे उत्तरायण होता चला जाएगा, साइबेरियन क्षेत्रों पहुंचेगा तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो भारत में उस समय टेम्परेचर, बोलिए बोलिए बोलिए, गिरेगा। और जब टेम्परेचर गिरेगा तो वो कहाँ की ओर चलेंगे? तो क्या एक ही बार में आएंगे? नहीं भाई, जैसे जैसे ये ऐसे पहले यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा, फिर यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा, पक्षी जब इधर को चलेगा तो यहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम, फिर यहाँ थोड़ा कम, फिर यहाँ थोड़ा कम, ऐसे बढ़ते हुए यहाँ पर आएंगे। और जब दक्षिणायन हो, सॉरी ये दक्षिणायन की बात, और जब उत्तरायण होगा तो ये पक्षी जब यहाँ टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तो थोड़ा इधर आ जाएंगे।
चाइना के क्षेत्रों में। थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये थोड़ा सा मंगोलिया के क्षेत्रों में चले जाएंगे। फिर थोड़ा सा बढ़ेगा तो कहाँ चले जाएंगे, साइबेरिया के क्षेत्रों में। इसका मतलब है चरणबद्ध तरीके से आते और जाते हैं, ना कि हम कहें यहाँ से यहाँ चले आते हैं और आप अजम्भा मानते हैं अरे साइबेरिया इतनी दूर, रसिया से यहाँ कैसे पक्षी आ गए। जी हाँ, जैसे जैसे अक्षांशी विस्तार होता जाता है, अक्षांशों पर जैसे जैसे टेम्परेचर का मान घटता और बढ़ता है, वैसे वैसे ये अपना स्थान परिवर्तित करते हुए, मान लीजिए टेम्परेचर इधर को घट रहा है, इसका मतलब यहाँ ठंडी का समय आ रहा हो, यहाँ पर क्या बढ़ रही, गर्मी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर ठहरता है तो पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ उनको क्या मिलता जाता है, ठंडा प्रदेश, क्योंकि प्रवासी पक्षी कहाँ के हैं, साइबेरिया के ठंडे प्रदेश हो गए। तो मोस्टली आप देखिए कि जाड़े के दिनों में आपको प्रवासी पक्षी मिलेगा, जून में आपको प्रवासी पक्षी नहीं मिलेंगे। आया कॉन्सेप्ट समझ में? जी हाँ, इंटरव्यू में आपको जवाब देना होगा। तो ये था हमारा पहला सेशन, पहला बिंदु जो आपको समझना था। आगे चलते हैं। अगला बिंदु है हमारा कि हाल ही में भारत ने कोकिंग कोल के लिए किसके साथ समझौता किया। तो भाई कोकिंग कोल के लिए रूस के साथ समझौता हुआ है। कोल इंडिया ने रूस से आर्कटिक क्षेत्र में, जरा एक मिनट देखिएगा, अगर हम इसको ऐसे कर लें तो रसिया का ये वाला भाग है, यहाँ पर ओब, एनसी, लीना, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये है ओब, ये है एनसी, ये है लीना। ये 3 नदियाँ हैं जो मुहाने कहाँ खुलती हैं, नॉर्थ पोल पे, जो कि आर्कटिक वृत्त है। इन वाले भागों में ढेर सारा कोल गैस उपस्थित है, कोल के क्षेत्र हैं। अब सवाल ये है कि सर कोल जो है, कोयला जो होता है कोकिंग कोल, वो पाया जाना चाहिए कायदे से विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में। क्यों? अरे भैया पेड़ जब यहाँ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं प्राचीन समय में, तो ये पेड़ ही दबे होंगे तो कोयले का रूप बने होंगे। और ध्रुवों पर हमेशा क्या जमा रहती, बर्फ़ जमा रहती है। इसका मतलब हुआ कि ध्रुवों पर ये बड़े बड़े पेड़ आए कहाँ से, जहाँ से कोयल बनी। मतलब ये है कि कभी हो न हो इन क्षेत्रों में भी बहुत विशाल जंगल रहे होंगे जो समय के साथ दब गए, नंबर 1। नंबर 2, पृथ्वी ने अपने अक्षांश चेंज किए होंगे। जो विषुवत-रेखीय भाग हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्र कहाँ विषुवत-रेखीय भागों में आ गए होंगे, ये भी एक कारण हो सकता है। हाँ या नहीं? हाँ, एक कारण ये और हो सकता है कि कोई कहीं से महाद्वीप का उपखंड, जिसे प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं, कहीं का एक उपखंड आकर यहाँ पर लग गया हो, इसलिए हो सकता है मे बी। यानी आप तो जो समझदार हैं, जवाब दीजिएगा। ये था। तो रूसी संस्था के साथ किया है भाई कोल इंडिया ने। कोल इंडिया को देखा जाए, कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर है पश्चिम बंगाल, कोलकाता। अनिल कुमार झा मेरे ही नामा राशि CEO हैं। काश मैं वहाँ होता तो आपको पढ़ाता नहीं। चलिए, अध्यक्ष हैं इसके प्रमोद अग्रवाल। ऐसे इंटरेस्टिंग मन से पढ़ते रहिए, आपको कोई असफल नहीं कर सकता, मैं चैलेंज करता हूँ। हाल ही में MCC अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल संभालने वालों की सूची में कौन शामिल हुआ। तो भाई MCC जो मेलबर्न क्रिकेट काउंसिल है, क्लब है, उसका जो अध्यक्ष बनाया गया है वो कुमार संकारा का। ये कुमार संकारा हैं कहाँ के, ये हैं श्रीलंका के। इससे पहले कौन थे, लॉर्ड हक्के। 1914 से 1918 हुआ। स्टैनली क्रिस्टोफरसन जो थे 1939-45 भी ऐसा पहले कर चुके हैं। आमतौर पर मेलबर्न क्रिकेट क्लब का कार्यकाल 12 महीने का होता है। चलिए MCC का फुल फॉर्म देख लेते हैं। MCC का फुल फॉर्म होता है मेलबर्न क्रिकेट क्लब। स्थापना हुई 1787। ओहो 1787, सोच लीजिए क्रिकेट कितना पुराना है, लेकिन उससे ही पुरानी अपनी हॉकी है, भूलना मत। हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। और चेयरमैन है ओलिवर स्टोकैन। अगला है, किस संस्था ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP ग्रोथ को घटाकर शून्य अनुमानित किया है। देखिए भैया, शून्य हो या शून्य से माइनस में चली जाए, GDP का इस समय कोई वैल्यूएशन करना संभव। अरे भाई, जब प्रोडक्शन ही नहीं है, और जब प्रोडक्शन नहीं है तो GDP किस बात की। हमारे ही नहीं, दुनिया में लगभग 112 देशों की GDP जीरो पर आने की संभावना है। इसलिए बहुत ज़्यादा हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। ये सामान्य सी बात है। इस कोरोना ने सबको कमर तोड़ दी है और कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेंगे। बस आते इस समय आपको ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं मूडीज़ की। महामारी कोरोना को देखते हुए ऐसा सब लगाया गया, लेकिन फिर भी मूडी ने यह भी कहा है कि 2021-22 में ग्रोथ रेट
6.6 होने का अनुमान है, यानी ग्रोथ हम बहुत तेज़ करेंगे, चिंता मत करिए। अगर आप चाहें तो शेयर मार्केट में कहीं पैसे लगा लीजिए, अच्छा ग्रोथ मिलेगी। हाँ जी हाँ, मूडीज़ की बात करते हैं भाई। मूडीज़ मोदी का नहीं है भाई, इसके संस्थापक जॉन मूडी हैं। 1909 में 1909 में क्या हुआ था, आप जल्दी बताएं कमेंट्स बॉक्स में। हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएसए न्यूयॉर्क। सीईओ कौन है, रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर। ये था हमारा मूडीज़ के बारे में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र, भाई ये तो लॉन्च करने का श्रेय आप जान ही सकते हैं कौन है। देखिए भाई, दमदार मुख्यमंत्री कौन है भाई, इन्होंने उत्तर प्रदेश को काफ़ी कुछ बचा लिया। तो ये हैं अपने योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने के लिए यूएनडीपी के यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ एक पैकेज बनाया है, जिसमें जो अपने प्रवासी लोग हैं उनकी सेहत को ध्यान में रखकर उनके लिए योजना बनाई गई है। अब बात भाई उत्तर प्रदेश की है, तो पूरा उत्तर प्रदेश खोल के देख लेंगे। स्थापना हुई 24 जनवरी 1950 को, कल भी मैंने बताया था। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इससे पहले कौन थे आपको बताना होगा। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश। राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा। राजकीय चिन्ह क्या है, मछली और धनुष। आपको बताना राजकीय चिन्ह मछली और धनुष क्यों है, मैं बार बार कह रहा हूँ मछली और धनुष क्यों है। ये मछली और धनुष याद करिए, ये हैं चेल, ये हैं चोल, ये हैं पांड, याद आया। तो ये जो चेर थे इनका क्या था, धनुष। ये जो चोल क्या थे इनका क्या था, बाघ। और जो पांड थे इनका क्या था, मछली, जो मैंने कहा था कार्प। अब समझ में आया हमने कहाँ से लेकर ये सब बना लिया। जी हाँ, तो मछली और धनुष समझ में आ गया। तो आपको बताना है जहाँ पर जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश लिखा है, राजकीय की जगह राष्ट्रीय, राजकीय पशु की जगह राष्ट्रीय पशु, राजकीय चिन्ह के राष्ट्रीय पशु चिन्ह, ये सारा कुछ करके राष्ट्रीय स्तर पर आप हमें जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अरे भाई अगला सवाल है, AIIB ने भारत की कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रिया हेतु कितनी ऋण राशि को मंजूरी दी है। तो भैया $500 मिलियन की मंजूरी दी है। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूती मिलेगी तथा भविष्य में महामारी की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों में सुधार होगा, ऐसा माना गया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा। इसका गठन कब हुआ, 2014 में, और 2016 से इसने व्यापार शुरू किया। AIIB का मुख्यालय है बीजिंग में। बीजिंग कहाँ की राजधानी है, चीन की। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बीजिंग का पुराना नाम क्या है जी। AIIB में सदस्य देशों की संख्या 78 और अध्यक्ष कौन है, जिन लुकिन। फिर से देखिए, जिन लिकुन, राइट। अगला है, अगला बहुत बढ़िया है। रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण हेतु किसके साथ समझौता किया। तो भैया रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है, जिसमें SED प्रोग्राम, जैसे स्ट्रेटजिक इंजीनियरिंग डिवीजन कहते हैं, उनके साथ समझौता किया है। और ये 2 चरणों में समझौता हुआ है। पहला समझौता एयरफील्ड का आधुनिकीकरण, हवाई अड्डों का अपग्रेडेशन, यानी पुराने या नए हवाई अड्डों को अपग्रेड करके नई तकनीकी से जोड़ा जाएगा। सेकेंड है नेविगेशनल एड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन, यानी जो कैसे ये यातायात संसाधनों का उपयोग किया जाए, इसका अपग्रेडेशन के बारे में किया जाएगा। तो भैया इस समय चलिए देखते हैं रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। अच्छा, आपको एक अगर आप चाहते हैं सिविल में कुछ करना, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है। अभी हाल ही में जब हमने विदेशों से फाल्कन प्रणाली ली, आपने देखा होगा कि बहुत बवाल मचाए थे राहुल गांधी कि ये प्रणाली नहीं अपनानी चाहिए, राफेल को नहीं लेना चाहिए। जब राफेल पहला भारत में आया तो राजनाथ सिंह ने उसके पहिए के नीचे नींबू रखकर और पूजा करी थी, दबाकर, ये शुभ माना जाता है। तो आपको साइंटिफिक रीज़न बताना है कि नींबू रखकर ऐसा क्यों किया जाता है। ये सारे के सारे सवालों के जवाब आपका दिमाग खोलने का प्रयास करेंगे और आप अच्छा सोच सकेंगे। नकारात्मक कूड़ा सोचने से अच्छा है कुछ बेहतर सोचा जाए। चलिए, टाटा पावर स्ट्रेटजिक इंजीनियरिंग डिवीजन के बारे में बात करते हैं। इसकी पेरेंट कंपनी है टाटा पावर, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन, यानी जमशेदजी टाटा नहीं है भैया, यानी टाटा का CEO पैतृक नहीं होता। वेरी गुड। अरे यहाँ प्रधान हो जाए तो उसका बेटा चाहता है कि मैं भी प्रधान बन जाऊँ जी, अब वो इतने बड़े आदमी होकर पैतृक नहीं है, इसे कहते हैं बड़प्पन। चलिए अगला है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 टेस्टिंग किट डिलीवरी है किसके साथ समझौता किया। पहले तो ICMR, इस समय बहुत बहुत बहुत, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये हर जगह कोविड-19 ICMR, तो ध्यान रखिएगा। ICMR हर परीक्षा में आएगा, चैलेंज 100%। क्या क्या आएगा पूछ, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल, इसका फुल फॉर्म पूछेगा पहला तो।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 में। आपको बताना 1911 में भारत में एक बहुत क्रांतिकारी घटना हुई थी, आपको बताना कौन सी घटना थी। दूसरा, आईसीएमआर का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। काम क्या है? भारत में सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ को क्या करना? गवर्न करना। ये काम किसका है? मेडिकल आईसीएमआर का, है ना। इसमें किसके साथ समझौता किया? भारतीय डाक के साथ। और ये है क्या? देखिए, जो किट की पूर्ति है वो लोगों तक आसानी से उपलब्ध कराने के लिए ये बनाया गया है, जिसमें लोगों तक किट आसानी से पहुंचाई जाएगी। कौन सी किट? अरे जो भाई पीपीई किट है, जो एनालाइजिंग किट है, इनको पहुंचाने के लिए डाक विभाग के साथ सूचना की, जिसमें 1.5 लाख डाकघरों को इसके साथ जोड़ा गया है। सूखी बर्फ में रखकर आपको ये भेजी जाएंगी किट्स। अब आपको जवाब देना, सूखी बर्फ का सूत्र क्या होता है ना। यस यस। जब तक आप बोझ मानकर पढ़ते रहेंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा, आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़िए, पढ़ाई को एकदम हल्के में लीजिए, और अब विश्वास करिए आप अच्छा कर पाएंगे। आईसीएमआर मैं पहले ही बता चुका, इसके महानिदेशक कौन है? बलराम भार्गव। भारतीय डाक 1 अप्रैल 1854, अंडरलाइन 1854, यानी कि आज़ादी से बहुत साल पहले ही भारतीय डाक काम कर रही थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना, भारत में डाक व्यवस्था सुचारू रूप से डाक व्यवस्था शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? यस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्राइफेड ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU, दैट इज MOU मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ। MOU दैट्स मेमोरेंडम ऑफ, पढ़ा है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना। ये हमने क्लास में खूब MOU और MAU, है ना। तो हमने आपको ये चीज़ पहले पढ़ा रखी है, तो आप फायदा मिल गया। MOU पर हस्ताक्षर किसके साथ? आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग के जो संस्थापक है कौन? श्री श्री रविशंकर। तो इन्होंने ट्राइफेड फुल फॉर्म ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इतना लंबा रटने की जरूरत नहीं है। जनजातीय मामलों के लिए संस्था है जो काम करती है जनजातीय क्षेत्रों के लिए। आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में देख लिए। 1981 में इसका गठन किया गया। मुख्यालय है बंगलुरु, कर्नाटक। संस्थापक हैं श्री श्री रविशंकर, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगला, पूरे देश में महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है? जो मैं बीच में स्लिप कर रहा हूँ बातों को, हर्ष, इसको साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? यस, इसको कहते हैं स्टटरिंग। ये एक प्रकार की डिजीज होती जिसमें हम कह रहे हैं कुछ और निकलता है कुछ और, इसलिए इसको गलत लेने की जरूरत नहीं। तो हर्षोल्लास के साथ क्या मनाई गई? 480वीं जयंती। 9 मई 1540 को इनको जन्म हुआ था, और इन्होंने, आपको अच्छे से पता है, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के युद्ध में युद्ध हुआ अकबर के साथ। युद्ध में भले राणा प्रताप हारे और उन्होंने रण छोड़ा, लेकिन कह जाए ना कि अगर शेर 3 कदम पीछे पैर करे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गया, बल्कि वो दुगनी ताकत के साथ आप पे वार करता है। यही महाराणा प्रताप के साथ रहा कि वो उसको उनका पीछे हट जाना बेहतर था। इसीलिए कभी कभी आप अगर असफल भी हो जाएं तो ये मान के ना बैठ जाएं हाय मैं मर गया। नहीं जी, आप असफल हुए हैं इसका मतलब आप ख़त्म नहीं हुए। आप 2 कदम पीछे जाइए, फिर अच्छी तैयारी करिए और अगली बार बाउंस बैक मारिए, है ना। और ये बाउंस बैक आपको सफल कर देगा 100%। जब आप अपनी कमी ढूंढ कर उसको सुधार के अगली बार लड़ेंगे, आपको कोई नहीं हरा पाएगा, है ना। चले अगला, झारखंड सरकार ने मुख्य बिंदु ले लिए जल्दी से। झारखंड सरकार ने राज्य में पान मसाला को 1 साल के, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा अभी किस राज्य सरकार ने 1 साल के लिए बैन किया है? अभी किसी राज्य सरकार ने नहीं किया। रक्षा मंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया। अभी हाल ही में इस मार्ग का उद्घाटन हुआ, इसका नामकरण होते ही आपको सूचित किया जाएगा। बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस 7 मई को मनाया जा चुका है। फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 में शीर्ष पर मुकेश अंबानी रहे। यस। अगला, कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट को शुरू करने वाले पंडांडा कुटप्पा का निधन हुआ। तो आपको बताना होगा कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट क्या है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जिस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया उसका नाम मिशन मोड है। एक ही जीन की मदद से मधुमक्खियां दे सकती हैं बिना प्रजनन किए, जन वैज्ञानिकों का खुलासा। मीन्स एक ही जीन से, यानी एक ही स्पर्म और वाक्य से कई मक्खियों को जन्म दिया जा सकता है, ऐसा खुलासा वैज्ञानिकों ने किया। अनुसंधान आने पर इसके बारे में सही से जानकारी दी जाएगी। अगला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में जितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, वो कितने? 9304, यानी इतने प्रस्ताव समाप्त किए जाएंगे और इनकी जगह पर नए इंजीनियरिंग सेवाएं प्रारंभ की जाएंगी। इसलिए ये ना कहें कि 100 नौकरियां घटा दी गई। जी हाँ,
क्योंकि भारत में बात को खींचने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी किसी ने डाला कि भारत में नौकरियां 1.5 करोड़ ख़त्म हो जाएंगी। मेरी तो समझ में नहीं आया नौकरियां ख़त्म कैसे हो जाती जी। अरे नौकरियां ख़त्म होने का मतलब होता है अस्थायी तौर पर उनको अपने काम से मुक्त देना, ना कि उनको नौकरी से बाहर कर देना। आपके आसपास बताइएगा ज़रा कितने लोग निकाले गए, और जो लोग निकले आपको दिख रहे हैं वो असंगठित क्षेत्र के लोग होंगे, ना कि संगठित क्षेत्र के। अभी संगठित असंगठित क्या है, इसके लिए आ जाइए संकल्प एकेडमी। चलिए अगला है मोरक्को के बारे में जानें। मोरक्को राजधानी रबात, मुद्रा अगर आप मैप में देखेंगे तो मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। तो अगर ये दक्षिण अफ्रीका मान लिया जाए तो दक्षिण अफ्रीका के इस वाले भाग में ऐसे करके बना है मोरक्को, है ना। तो मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात। मुद्रा क्या है, मोरक्कन दिरहम। राजा कौन है, मोहम्मद सिक्स। प्रधानमंत्री कौन है, सईदुद्दीन ओथमनी। महाद्वीप क्या है, अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका। राष्ट्रभाषा अरबी बर्बर, जरा नोट करिएगा, अरबी बर्बर का मतलब है इनकी भाषा अपनी पुरानी वाली है। जनसंख्या में स्थान 40वां, जीडीपी में 61वां, क्षेत्रफल में स्थान 40वां एवं 58वां। अब कहेंगे ये कैसे, अरे भैया विश्व में देखेंगे तो 58वां है, अफ्रीका में देखेंगे तो 40वां है। इस देश के कुछ हिस्से विवादित हैं। अब ये विवादित जरा क्यों है, जरा देख लीजिए। इस वाले भाग में यहीं से बगल में लीबिया पड़ता है। लीबिया इसके कुछ भागों में हिस्सा करता है, क्योंकि इसके बगल में कनारी द्वीप है और इस कनारी द्वीप को लेकर बहुत सारा विवाद, तो इसको लेकर थोड़ा सा हम जान जाते हैं ना। चलिए ये थी बात पूरे सेशन की। मुझे मालूम आप इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ रहे होंगे। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है, यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर का नाम बताइए जिनका हाल ही में कार्यकाल बढ़ाया गया है। यानी जो यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की ब्रांड एम्बेसडर थी, उनका सेवा कार्यकाल ख़त्म हुआ था, उसको एक्सटेंस किया गया। तो कितना किया गया और किसका किया गया, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना। तो ये था भैया हमारा आज का सेशन, इंटरेस्टिंग टाइप का, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे या सीटेट यूपी टेट की परीक्षा देने वाले बंधुओं को ज़रूर दें, उन्हें राय दें कि भैया कृपा करके इसको 15-20 मिनट सर ने आपसे मांगे वो दे दो, इसको पढ़ लो। उससे सीटेट देने में आसानी होगी, सुपर टेट देने में आसानी होगी, और जितने वनडे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो लोग रेलवे, बैंकिंग, एयरफोर्स दे रहे हैं, उनको बहुत ही मदद मिलने वाली इन प्रश्नों से। खासकर इंटर पास आउट लोगों को ज़रूर मार मार के उनको पढ़ाइए, मेरी रिक्वेस्ट है। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं नए सेशन के साथ, नई इंटरेस्टिंग बातों के साथ, नई ऊर्जा के साथ। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद।